नमस्कार मित्रों। आज का विषय है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि हम सभी लोग इतिहास में थोड़ा सा परिचित हैं, चाहे आप रूस की क्रांति ले लीजिए या जर्मनी के हिटलर की तानाशाही ले लीजिए। जैसे जर्मनी में हिटलर ने तानाशाही की, उसी प्रकार रूस में जब 1917 की क्रांति हुई थी, उस समय वहाँ का शासक जो था जार हुआ करता था। वहाँ के शासक को जार कहते थे हम लोग, मतलब हम लोग। तो उसमें होता क्या था कि जार जो होता था किसानों और मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सत्ता क्या थी? केंद्रीकृत थी, यानी सत्ता जो थी वो सेंट्रलाइज्ड थी, एक हाथों में थी। एक ऑटोक्रेटिक पावर वहाँ पर रेगुलेशन कर रही थी। तो जार सारे नियम कानून बनाता था, और उससे क्या होता है कि जो जन सामान्य होता है, जन सामान्य के वर्ग जितने भी होते हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रूढ़िवादी विचारधारा से ओतप्रोत होती है ऐसी सरकार। इस सिद्धांत के बारे में, जिसको कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, इसको अंग्रेजों के थोड़ा सा संविधान से लिया गया है, मॉन्टेग्यू का सिद्धांत। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं संसदीय जो प्रक्रिया है हमारी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये हमने इंग्लैंड से ओन्ड की है, इंग्लैंड से ली हुई है। तो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी आता है, जो कि मॉन्टेग्यू का सिद्धांत कहा जाता था। मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था क्या? मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था कि किसी भी देश का जो संविधान है उसके 3 अंग हैं। अब जैसे हमारे देश का संविधान है, इसके 3 अंग क्या क्या हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ये मॉन्टेग्यू का सिद्धांत है। अर्थात मान लीजिए मैं, मेरा एक भाई और मेरा दोस्त, तीनों लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तीनों लोगों के पास अपने डिपार्टमेंट की पावर होनी चाहिए, और वो पावर इतनी तक सीमित हो कि किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें। यानी जो एक मकान बनता है उसके 4 पिलर होते हैं, तो वो अपने अपने कोने को संभालें, अपने कोने को देखते हुए सामने वाले कोने का भी भार ना संभालें। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये हुआ कि शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीकरण होने से क्या होता है कि तानाशाही बढ़ने का अवसर ज़्यादा होता है, और मूलतः ऐसा हो ही जाता है। और प्राचीन परंपराओं में कई देशों के इतिहास में ऐसा मिला भी है कि सत्ता का क्या रहा है, एकीकृत रहा है, केंद्रीकरण रहा है। तो तानाशाही रही है, चाहे आप जर्मनी में हिटलर की तानाशाही देखें या रूस में जार की। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ज्यूडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों चीज़ें अलग होनी चाहिए। यही मॉन्टेग्यू का सिद्धांत था। अगर नेचुरल जस्टिस की बात करें, प्राकृतिक न्याय, तो वो भी यही कहता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के सिद्धांत, तीनों के कार्य और तीनों का जो भी नियम है, सब अलग अलग होने चाहिए। अब इस बात के बारे में भारतीय संविधान में भी उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में इसके बारे में कहाँ पर चर्चा हुई है? तो कई सारे हमारे अनुच्छेद हैं जिनमें इसको बताया गया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आर्टिकल 120 बताया था, जिसमें बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो सारी हिंदी इंग्लिश यूज होती है, बेसिकली यही फॉर्मल है। आज आर्टिकल 121 पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 121 और 122, यानी 121 और 122 शक्तियों के पृथक्करण के बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। और केवल यही तो नहीं है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित हैं। आप देख लीजिए आर्टिकल 50, जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 37 से 51 तक जो आते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं? आर्टिकल 50 में सीधे सीधे कहा गया है कि राज्य जितना जल्दी हो सके कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दे, यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात कही गई है। ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। ठीक, आर्टिकल 121 क्या समझाता है? समझिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आर्टिकल 121 कहता है कि संसद के अंदर
किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, या अगर उसको हटाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन एक शर्त ऐसी है जब प्रस्ताव लाया जा सकता है, कब? जब राष्ट्रपति की सहमति हो। राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? सुप्रीम ऑफ द स्टेट। तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए न्यायाधीश से संबंधित जो प्रस्ताव है वो आपका पेश किया जा सकता है संसद के भीतर। अदरवाइज संसद के भीतर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसी न्यायाधीश के आचरण को लेकर या किसी भी न्यायाधीश पर टीका टिप्पणी कर सके, कोई कमेंट कर सके। ये विधायिका को शक्ति नहीं दी गई है न्यायपालिका के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का। पहला तो उदाहरण ये हुआ एकदम बेस्ट की जुडिशरी आपकी लेजिस्लेचर से यानी विधायिका न्यायपालिका से अलग है। दूसरा, इसी के जस्ट बाद वाला आर्टिकल 122 वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि न्यायपालिका संसद द्वारा किसी भी विधि मान्यता या विधि यानी कोई लॉ जो बन चुका है, जो कोई कानून है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती है या उसकी अवहेलना नहीं करवा सकती है। ये न्यायपालिका को पावर ऐसी नहीं दी गई है। बात समझ गए? यानी 121 और 122, 121 न्यायपालिका के फेवर में है, 122 लेजिस्लेचर के फेवर में है। यानी दोनों जगह दोनों को अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं, दोनों लिमिटेशंस दिखाते हैं। ये नहीं कि आप अपने घर में रहिए, अपनी सीमाओं में रहिए, आप दूसरे के घर में नहीं कूदेंगे। क्लियर है? आर्टिकल 32 पे आते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर के संदर्भ में ही आर्टिकल 32 है। ये रिट जारी करने के मामले में है कि जब मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, इनका जब हनन किया जाता है तो इसमें क्या है कि न्यायपालिका को यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर देती है, मगर ये रिट कभी भी संसद यानी व्यवस्थापिका के खिलाफ याचिका जारी नहीं कर सकती। तो यानी यहाँ पर भी न्यायपालिका की सीमा को दिखाया गया है कि आप जो है व्यवस्थापिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे मॉन्टेग्यू का सिद्धांत भी कहा गया है। और आप जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये संसदीय प्रक्रिया जो है संसद से ली गई है। इज दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंतर्गत कोई आगे का आर्टिकल लेकर के। ठीक, नमस्कार।